और नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, घर पर होंगे। तो विद्यार्थियों, मैं हूं महेंद्र कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग पर। तो विद्यार्थियों, कल हमने क्लास ली थी प्रकाश के बारे में। प्रकाश का थोड़ा अध्ययन किया था, प्रकाश की परिभाषा की थी और उसके जो प्रकृति है, दो द्वैत प्रकृति, उसके बारे में अध्ययन किया था। प्रकाश की द्वैत द्वैत प्रकृति है तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। तो हमने इन दोनों के बारे में अध्ययन कर लिया था। प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं परावर्तन के जो आगे के भाग है उसके। तो विद्यार्थियों, चलते हम क्लास पर और करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है विद्यार्थियों? आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो विद्यार्थियों, प्रकाश के परावर्तन की जो परिभाषा है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि मैंने इसकी परिभाषा कल बता दी थी। या अगर आपको इसकी परिभाषा नहीं मालूम है तो आप इससे पहले वाली क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों हो, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्यार्थियों, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। फुर्जी किसे की साव है मारते देखड़े को नहीं, तो थारा दोनों भी देखड़ा है और थाने दोनों भी अटा समझाऊंगा और बताऊंगा अभी। तो चलते हैं विद्यार्थियों प्रकाश के परावर्तन पर। एक नंबर होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। ए गुरु जी, इनको क्या मतलब है? ठमजो बता सुन थाने, थोड़ा धीरज कर लो। इतने उतावड़ की है, घनी लंबी छुट्टी पड़ी है, लॉकडाउन में लड़ो है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? उसका जो पहला नियम, वो पहला पार्ट है या पहला भाग है, उसका नाम है नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन का एक उदाहरण दे दूं मैं, फिर इसकी परिभाषा बताऊंगा। आपने दर्पण देखा होगा, वो इसका एक उदाहरण है। दर्पण किसका उदाहरण है? नियमित परावर्तन का दर्पण। तो गुरु जी ओके, यहाँ माने समझाओ कि यहाँ। हाँ तो समझा श्या कि यहाँ भी ओ मान लो कि यह दर्पण है, वो एक दर्पण है। अरे भाई ये जो सुबह सुबह थे मुंह देखो। हाँ क्या गुरु जी, मैं रोज ही देखा, इसी की खास बात है। अरे बा खास बात है थाने बताऊँ मैं। खास बात ये है भी, जो प्रकाश आता है सूर्य का प्रकाश या अन्य किसी स्रोत का प्रकाश जब दर्पण पर आपतित होता है, यानी यह प्रकाश आ रहा है सूर्य का, तो जब आपतित होने के बाद इसका परावर्तन होता है तो वो एक निश्चित दिशा में और समान होता है। कैसा होता है? समान। यानी अब अपना चेहरा देखते हैं, वो बिल्कुल समान चेहरा दिखाई देता है। हाँ तो गुरु जी दिखाई दे। तो यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी भी किसी किरण का एक सतह से टकराकर वापस उसी माध्य में जाना और किरणों में कोई भी विक्षोभ उत्पन्न न होना, किरणों का बिल्कुल समान रहना ही क्या है? नियमित परावर्तन है। समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम इसके दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम इसका विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन। देखिए ये कुछ हद तक ये बिल्कुल समान है। तो इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने अपना चेहरा देखा होगा पानी में। जब हम पानी में चेहरा देखते हैं तो कैसा होता है? ऐसा सा करता होता है, यानी हिलता है। किस कारण हिलता है? वो होता तो परावर्तन ही है, लेकिन जो उसकी सतह होती है वो उबड़ खाबड़ होती है। इसके कारण जो आने वाला प्रकाश है, ये वाला प्रकाश, ये जब परावर्तित होता है तो किस प्रकार होता है? यहां से टकरा कर ये इस तरफ चला जाता है, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में चला जाता है। यानी आपतित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश में जो अंतर पैदा हो जाता है,
यानी जब समान किरणें इस सतह खुरदरी सतह पर गिरती है, लेकिन जब परावर्तित होती है तो वो समान नहीं रहती, जो इधर उधर फैल जाती है। हमें कोई भी चीज़ दिखाई क्यों देती है, वो विशिष्ट परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। मैं बताता हूँ थोड़ा आपको। मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है, सूर्य देवता, ये सूर्य है, और ये आपका यहाँ पर आपका एक मकान है। ये क्या है, मकान। यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत और लगा हुआ है। इसका जो गेट है सूर्य के विपरीत दिशा में है। तो भी आपने देखा होगा भी इस जो मकान है इसके अंदर प्रकाश काफ़ी मात्रा में रहता है, और इसके अंदर जो वस्तु होती है उसको हम आसानी से देख सकते हैं। वो किस कारण दिखाई देती है, वो विसरित परावर्तन के कारण दिखाई देती है। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश का परावर्तन के दो भाग होते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में आने वाली किरण और जाने वाली किरण बिल्कुल समांतर रहती है, यानी जैसे किरण आएगी वैसे बिल्कुल उसी माध्यम में वापस उसी तरह लौट जाएगी। लेकिन विसरित परावर्तन में जब वो किरण इसके ऊपर आपतित होती है, लेकिन जाने वाली जो किरण होती है वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और समझना हो तो वीडियो को दोबारा चला कर देख सकते हो, बजाय मेरे दोबारा बताने के। तो करते हैं इसके आगे की बात। प्रकाश के परावर्तन के बाद थोड़ा और है। तो विद्यार्थियों इसका जो अगला टॉपिक है वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके कुछ नियम भी हैं, ज़्यादा नियम नहीं है, बस 2 या 3 नियम है। उनको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और क्लियर मैं आपको करवाने वाला हूँ, और आपको सिर्फ पढ़ना है, और पेन और कॉपी आपको अपने हाथ में रखनी है। तो चलते हैं आगे। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। गुरुजी ये किताब है, थोड़े थाउस कर ले, बताऊंगा अभी, उतावड़ा बहुत हो तो थे। ये एक सतह है, दो दो क्या है, चिकनी सतह है, चिकनी सतह, दर्पण मान लेते हैं, दर्पण है। ये किरण आ रही है और ये रेड वाली किरण वापस जा रही है। देखिए आने वाली किरणों का हम नाम देते हैं आपतित, आपतित किरण, और जाने वाली किरण कौन सी होती है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या क्या होता है, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कौन सा होता है, परावर्तन कोण। देखिए आई क्या होता है, आपतन कोण, और आर क्या होता है, परावर्तन कोण। आई आपतन कोण, ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो इनका थोड़ा नियम बता दूं मैं आपको। नियम क्या है, 1 नंबर नियम है, आपतित किरण, आपतित किरण और सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं।
यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती हैं। कहाँ होते हैं विद्यार्थियों? एक ही तल में होते हैं। इसका जो पहला नियम है ये है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा बराबर होते हैं। परावर्तन में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा बराबर होते हैं, यानी कोण I इज इक्वल टू कोण R। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके ये नियम है। आप देख लो उसको। इसके बाद देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बता ही देता हूं। चलो क्या कर रहे हैं? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में देखिए दो नियम है। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी जो वापस जा रही है वातावरण में वो किरण, और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किस में होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपको याद रखना है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो कोण I है और कोण R है वो हमेशा बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं? कोण I और कोण R हमेशा बराबर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण। तो विद्यार्थियों देखिए, अब मैं आपको कराने वाला हूं आगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका नियम क्या है। प्रतिबिंब या आप लिख सकते हैं नियम, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला नियम क्या है? तो विद्यार्थी उसका पहला नियम है, दर्पण से बिंब व प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। दर्पण से बिंब व प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है विद्यार्थियों? समान होती है। अब समान कैसी होती है विद्यार्थियों? ये देखिए, ये क्या है? दर्पण है। दर्पण यानी शीशो, जको ना आपा कहा शीशो, इंग्लिश में क्या? मिरर, दर्पण। तो ये क्या है? दर्पण है। कौन सा दर्पण है? वही दर्पण है जो आप सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हो। इसमें मान लीजिए आपका चेहरा यहाँ पे है, ऐसे खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ चेहरा, और इससे दूरी कितनी है दर्पण से? इसकी दूरी मान लीजिए 2 मीटर है। कितनी दूरी है? 2 मीटर पर ऐसे दर्पण। तो बनने वाला जो दर्पण होगा, वो सॉरी बिंब होगा, वो भी क्या होगा? 2 मीटर पर दिखाई देगा आपको। कितना दूर दिखाई देगा? 2 मीटर पर। यानी दर्पण से बिंब वह प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है? समान होती है। यानी दर्पण से अगर बिंब की दूरी देखें तो भी क्या होगी? समान होगी। और दर्पण से अगर प्रतिबिंब की दूरी देखें तो भी क्या होगी? समान होगी। यानी दिखा हुआ है दर्पण से बिंब में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? समान होती है। विद्यार्थियों ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूं। तो विद्यार्थियों दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थियों उसका दूसरा पॉइंट देखिए। इसका दूसरा पॉइंट है बिंब से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बिंब की दूरी के दुगनी होती है। विद्यार्थी बहुत ही सरल लाइन है, आप ध्यान से देखो। बिंब से प्रतिबिंब की दूरी, यानी मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है? वही दर्पण मिरर है। यहां पर मान लीजिए क्या है? आप पढ़े हो, और इधर भी क्या है? आप हो। ये दूरी क्या होती है? समान होती है। मान लीजिए x है, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? अगर यहां से यहां की x है तो यहां से यहां कितनी होगी? x ही होगी। हाँ, तो आगे देखिए विद्यार्थियों, दूसरा पॉइंट है बिंब से प्रतिबिंब की दूरी, यानी बिंब से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बिंब की दूरी, यानी दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब से प्रतिबिंब की दूरी। ये देखिए दर्पण से बिंब की दूरी कितनी है? x है। तो इसमें देखिए बिंब से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बिंब की दूरी के दुगनी होती है। यानी बिंब से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? जो बिंब से दर्पण की दूरी है उसकी दुगनी होती है। तो देखिए कैसे,
इसमें बिंब की दर्पण से दूरी कितनी है, x है, तो इसने कहा दुगुनी होती है, तो कितनी हो जाएगी 2x, यानी बिंब से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी 2x, यानी दुगुनी हो जाएगी, दुगुनी होती है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको, दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, आशा करता हूँ ये। और ये तीसरा टॉपिक पॉइंट देखिए, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। विद्यार्थियों, जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो आपका चेहरा बनता है दर्पण में वो क्या होता है, आभासी होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, इसके आगे वाले टॉपिक पर बात करते हैं थोड़ा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। क्या एग्जांपल है, यानी बिंब से प्रतिबिंब की दूरी, जो दर्पण से बिंब की दूरी होती है वही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, समान होती है। इसका एक एग्जांपल है, न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार होता है। मान लीजिए कोई बिंदु P है, क्या है बिंदु P, और यहाँ पर एक है दर्पण है, मिरर है, आपको याद रखना भी, ये मिरर है। ठीक है, इसकी ये दूरी ये हो गया P डैश, यानी ये तो क्या है प्रतिबिंब, और ये क्या है प्रतिबिंब है विद्यार्थियों। तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब होगा उसकी तो दूरी को समान होगी, ये थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ये मान लीजिए Q है, ये Q डैश है। यहाँ से देखने पर प्रतिबिंब का यहाँ से परावर्तन हो गया, और यहाँ से देखने पर हमें इधर दिखाई देगा प्रतिबिंब, होगा तो यहाँ लेकिन दिखाई इधर देगा। तो ये दूरी हमें दिखाई देगी भी, दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं भी समान है या नहीं। तो आगे हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा अभिलंब हो गया, इसको अन कह देते हैं, इसको अन डैश, ये बिंदु O है, ये O डैश बिंदु है। इसके आगे बात करते हैं इनके कोणों की। विद्यार्थियों किसकी बात करते हैं, कोणों की। इसको नाम देते हैं 1, इस कोण को 2, इस कोण को 3, ये 4, 5, 6, और यहाँ से बनने वाला जो कोण है वो 7, और ये कोण 8। हमने इस प्रकार नाम दे दिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए नियम के अनुसार कोण I बराबर कोण R होता है, ये आपने देखा होगा। यानी कोण I कौन सा है, ये आने वाली किरण अभिलंब के मध्य कोण और जाने वाली किरण अभिलंब के मध्य कोण, ये R है और ये I है। यानी कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर होंगे। किस नियम के आधार पर, परावर्तन नियम के आधार पर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रकार कोण 1, कोण 3 और कोण बराबर होता है कोण 8 के। यानी 1 कोण 2 3 कोण और 7 जो सॉरी 7 कोण लगा, 8 नहीं 7 है, 7, ये जो कोण 7 है ये कोण 1 कोण 3 और कोण 7 क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। इसमें त्रिभुज नियम लगता है, या वो दूसरा जो नियम होता है, क्या नियम होता है, एकांतर क्रम का नियम लगता है, एकांतर जो कोण होता है उसका नियम लगता है। और इसके बाद अब मान लीजिए ये एक रेखा है, तो यहाँ से बनने वाला कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कोण जो रेखा M से M डैश तक जो एक दर्पण रखा हुआ है उस पर बनने वाला कोण कितना होगा, 180 डिग्री। अगर हम 180 डिग्री से ये कोण 8 माइनस कर दें, कोण 8 क्या कर दें, माइनस कर दें, और फिर 180 डिग्री से माइनस कर देते हैं कोण 7,
यानी ऊपर वाला भी कोण कितना है 180 डिग्री, तो नीचे वाला भी कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से 7 हम माइनस करते हैं तो एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि कोण 8 में से 7 180 में से कोण 8 घटाएंगे या 180 में से कोण 7 घटाएंगे तो एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि कोण 1 और कोण 7 जो है एक दूसरे के बराबर है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो पी ओ कोण पी ओ डैश बराबर होगा कोण पी डैश ओ डैश के। कोण पी ओ डैश बराबर होगा कोण पी डैश ओ डैश के। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे देखिए, इस द्वारा पर हम कह सकते हैं भी जो ये जो बनने वाला त्रिभुज है कौन सा P1 ओ P डैश ओ डैश त्रिभुज बराबर होगा P ओ डैश के। किसके? ये जो त्रिभुज बन रहा है ये बराबर होगा P ओ डैश के, यानी ये क्या है समरूप त्रिभुज है। कौन सा? समरूप त्रिभुज है, यानी जितना ये है उतना ये है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं भी जो बनने वाला त्रिभुज एक और है, जो भुजा है कौन सी भुजा पी ओ डैश भुजा बराबर होगी पी डैश ओ डैश के, यानी यह जो भुजा है पी डैश ओ डैश बराबर होगी पी ओ डैश के, सॉरी यहाँ पर ओ डैश होगा, यानी पी ओ डैश की जो भुजा है पी डैश ओ डैश के बराबर होगी। इसी प्रकार पी ओ के बराबर होगा और पी डैश ओ जो ये भुजा है, यानी इस भुजा को कह सकते हैं एक भुजा का नाम दे दें और इसको दो, और इसको भी एक इसको दो, यानी ये जो ऊपर वाली भुजा है वो इस एक के बराबर होगी, ये दो वाली दो के बराबर होगी। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बनने वाला, इधर करवा देता हूं मैं, जो बनने वाला त्रिभुज है कौन सा पी एम ओ, त्रिभुज पी एम ओ बराबर होगा त्रिभुज पी डैश एम ओ के, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होगा समान होगा। इसी प्रकार त्रिभुज पी एम ओ डैश बराबर होगा त्रिभुज पी डैश एम ओ डैश के, यानी क्या सर्वांग समय, सर्वांग समय तो क्या होगा जो पी एम है वो बराबर होगा जो पी एम भुजा है, कौन सी भुजा जो पी एम भुजा वो बराबर होगी पी डैश एम के, यानी इससे सिद्ध होता है यानी जितनी दूरी प्रतिबिंब की बिंब से है उतनी दूरी क्या होगी बिंब की प्रतिबिंब से, सॉरी बिंब से दर्पण की, यानी कह सकते हैं इससे सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि जितनी दूरी बिंब से प्रतिबिंब की बिंब की दर्पण से, जितनी दूरी बिंब से दर्पण की है दर्पण से है बिंब की दर्पण से है उतनी क्या होगी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, यानी इससे यह सिद्ध होता है बी जो पी एम है वो पी डैश एम के बराबर होगा। तो विद्यार्थियों एक बार इसे दोबारा देख लेना और समझ लेना, और मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छी तरह। तो विद्यार्थियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। विद्यार्थियों मैं आपको एक बार बता दूं कि ये अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो ये वापस जाकर वीडियो में दोबारा देख सकते हो। अगर मैं इसको दो बार बताता हूं तो आपका और मेरा दोनों का समय खराब होगा। तो विद्यार्थियों भलाई इसी में है भी आप इसको दोबारा देख लें या 3 बार देखें 4 बार देखें, एक एक बात बताने वाला हूँ मैं, तो उसमें आप 3-4 बार देखकर इसको समझ सकते हैं। तो आगे जो अगली क्लास होगी उसी में हम करने वाले हैं, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। विद्यार्थियों इसकी अगली क्लास में बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण की। किसकी? गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो बात करेंगे अगले वीडियो में। तो विद्यार्थियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए
ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपके मन में या मन मस्तिष्क में कोई भी सवाल हो तो वो नीचे कमेंट में बता सकते हो, ताकि हम तक आपका जो सवाल है या कोई विचार है वो हम तक पहुँचे और हम उसका प्रतिक्रिया दे सकें। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं इसके अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।